इन सबको, ये जो सब लोग हैं, इनको एक टर्म दे देते हैं, दैट इज डायस्ट्रोफिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं पटल विरूपण, हिंदी में डायस्ट्रोफिज्म। तो अगर कभी पूछ ले कि डायस्ट्रोफिज्म क्या है, तो डायस्ट्रोफिज्म है प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप द पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। प्रोसेस और प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट, एलिवेट मतलब चीज़ों का बनना, उठना, और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, पोर्शंस ऑफ अर्थ क्रस्ट। दूसरा एक और, ये एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से डायस्ट्रोफिज्म होता है। एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं वोल्केनिज्म, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं रॉक वाले में, कि वोल्केनो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। बिकॉज वोल्केनिज्म क्या है, वोल्केनिज्म भी तो अगर हम देखें प्लेट के मूवमेंट की वजह से ही तो हो रहा है कि भाई ये सबडक्शन जोन क्रिएट हुआ, ये मेल्ट हो जाएगा अंदर जाके, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एक्सेस एस्टिनोस्फीयर बन जाएगा, एक्सेस लावा बन जाएगा, तो जहाँ क्रैक होगा वहाँ से निकल आएगा, वोल्केनो बन जाएगा। पढ़े थे ना हम लोग। तो एक तो डायस्ट्रोफिज्म हो गया, दूसरा वोल्केनिज्म हो गया, बात खत्म। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम पढ़ें अपने अगले टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज एक्सोजेनिक फोर्सेस। उस पर भी आएंगे। और पटल विरूपण बताया तुम, क्या बफरिंग हुई है? हाँ, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा, आप चिंता ना करो। पहले ये बताओ, बफरिंग हो रही है क्या? एक सेकंड में करना पड़ेगा उसको, एक सेकंड रुक जाओगे आप थोड़ा, लेकिन आपको थोड़ा सा तो डेन्यूडेशन प्रोसेस पे आते हैं अभी। तो डेन्यूडेशनल प्रोसेस क्या होते हैं? देखो, हमने एंडोजेनिक तो देख लिया, जो एक्सोजेनिक करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, जो एंडोजेनिक करते हैं। ये तो यार को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा रुकना, नहीं तो फिर मेरे एक बार कंफर्म कर देना जब ठीक हो जाए तो, बिकॉज आई थिंक अभी फिर से बफरिंग आपको लग रहा होगा। अभी तो बफरिंग होगा, बिकॉज मैंने वो चेंज किया ना अपना वो। तो अभी जब क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, अभी इसी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ऐसे करके, देखना बताना कि सारी चीज़ें सही हैं क्या। हाँ, फिर से थोड़ा सा बफर हुआ होगा, बट अभी बताओ सारी चीज़ें क्लियर हैं जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें। ऑल ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। डायस्ट्रोफिज्म पे आता है। डायस्ट्रोफिज्म उसको बोलते हैं जो एंडोजेनिक फोर्सेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें जो एक्सोजेनिक परफॉर्म करते हैं उनको डेन्यूडेशन बोलते हैं। डेन्यूडेशन का मतलब होता है, ध्यान रखना कभी भी डेन्यूडेशन आ जाए, डेन्यूडेशन का मतलब ही होता है वियर एंड टीयर। सिंपल, जिस तरह से डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है चीज़ों का बनना, डेन्यूडेशन का मतलब होता है चीज़ों का बिगड़ना। डेन्यूडेशन में क्या क्या आता है? डेन्यूडेशन में आता है वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन। जिस तरह डायस्ट्रोफिज्म में आ रहा था ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक एंड, यही आ रहा था ओरोजेनिक, एपोरोजेनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स आ रहा था, उसी तरह इसमें वेदरिंग, मास मूवमेंट और ये आता है। ड्राइविंग फोर्स क्या है? वहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या था इन सब के लिए? इन सब के लिए ड्राइविंग फोर्स था अर्थ की अंदर का जो कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे थे, ये कहाँ गया वो, ये था ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से प्लेट मूव कर रही थी। यही था ना ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से प्लेट मूव कर रही थी। यहाँ पे कौन ड्राइविंग फोर्स है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इनके सबके लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है वो सन से मिलती है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि वेदरिंग के लिए अभी होता क्या बताते हैं उसको, ठीक है। यू ग्रेविटेशन होता है, मास मूवमेंट के लिए ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इरोजन के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि एंडोजेनिक फोर्सेस के लिए प्लेट का मूवमेंट है मेन ड्राइविंग फोर्स, लेकिन उसके मूवमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो कन्वेक्शन करंट रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह ये ग्रेविटेशन फोर्स और काइनेटिक एनर्जी लग रही है ना सन की वजह से लग रही है। सन लगा रहा है, ग्रेविटी सन लगा रहा है। हाँ, कैसे? देखो, ग्रेविटी नहीं लगा रहा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं इसकी वजह से होती हैं। अब पहले इसका मतलब समझो, वेदरिंग, मास मूवमेंट और इरोजन, फिर आपको समझाता हूँ सन कैसे रिस्पॉन्सिबल इन सबके लिए। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना चीज़ों का। हिंदी में इसको अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अपक्षय। अपक्षय, ये होता है वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या है? जैसे कि ये चट्टान है, ठीक है, चट्टान है, ये चट्टान किसी कारणवश टूट गई है, सिर्फ टूट किसी की वजह से हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताऊं, वेदरिंग, जैसे कि वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय। अक्षय नहीं है वो, अपक्षय है, ध्यान रखना, ठीक है, अपक्षय। अब वेदरिंग किसी की कारणवश हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो केमिकल वेदरिंग है, सबसे पहला टाइप हम ले लेते हैं, केमिकल वेदरिंग। केमिकल मतलब जैसे चट्टान है, इसमें कोई क्रैक होगा, पानी गया होगा, पानी और CO2 रिएक्ट किया होगा, इस रॉक को वीक कर दिया होगा, ये टूट गई, पहला। दूसरा, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है, ये तो रासायनिक हो गई, और ये बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कोई पेड़ जमाया, पेड़ की रूट उसको तोड़ देंगे अंदर जाके, या फिर कोई हमारे चूहे वगैरह, खरगोश, चूहे या फिर छोटे छोटे जो जीव होते हैं अंदर जाके तोड़ देंगे, अपना आसियाना पर बनाएंगे, धीरे 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 कट कट कर तोड़ देंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर है। फिजिकल या फिर मैकेनिकल फैक्टर होता है, फिजिकल और मैकेनिकल फैक्टर। फिजिकली बोलते हैं, मैकेनिकल बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, या फिर जो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये चट्टान है, तो ये नीचे प्रेशर लगा रही होगी, तो प्रेशर की वजह से जो अंडरलाइंग रॉक है वो टूट जाएगी, तो टूटने को बोलते हैं वेदरिंग, ठीक। मास मूवमेंट क्या है? अब टूट के वहां बैठ जाता है, वो देखता है कि कोई आएगा उठा के ले जाएगा हमें डोली में, तो वो मास मूवमेंट, जो उसका मूवमेंट हो रहा है उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। और जो लेके जाएगा डोली में वो है इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे फॉर एग्जांपल रॉक यहाँ पे टूट के बैठ गई, गिरेगी किसकी वजह से? जो गिरेगी दैट इज मास मूवमेंट, मेनली ग्रेविटी की वजह से वो गिर गई, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से मेनली वो गिर गई, ठीक है। और यहाँ से अब इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? यहाँ से लेके कौन जाएगा? यहाँ से हो सकता है रिवर आएगी, रिवर बोलेगी चलो हमारे साथ, हो सकता है ग्लेशियर है, वो बोलेगा चलो हमारे साथ, हो सकता है विंड आए और कुछ ऐसा अगर लाइट इस तरह से, तो उसके साथ चल रही है,
तो इसको बोलते हैं इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो तीनों में आई होप आप अंतर समझ गए हैं। वेदरिंग का मतलब सिर्फ टूटना, ये वेदरिंग एक तरह का इन सितु प्रोसेस है। जब भी मैं बोलूँ इन सितु, इसका मतलब होता है वहीं का वहीं। जैसे कि इसको हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं नेशनल पार्क्स। आपके घर में आपने एक्वेरियम देखा होगा, फिर कहीं तो देखा होगा एक्वेरियम जहाँ पे फिशेज रहती हैं, ठीक है। तो नेशनल पार्क में बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और एक्वेरियम में एग्जांपल। नेशनल पार्क में क्या करते हैं या फिर बायोस्फीयर में क्या करते हैं, ये करते हैं कि एक इस तरह से बाड़ा क्रिएट करते हैं, फिर एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं सो दैट कि वहाँ पे कंजर्वेशन किया जा सके। हो सकता है यहाँ पे बाघ रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका कंजर्वेशन के लिए हमने एक डिमार्केशन कर दिया। एक्वेरियम क्या है, या फिर एग्जांपल जूलॉजिकल पार्क होते हैं जो आपके चिड़ियाघर होते हैं। चिड़ियाघर लो, चिड़ियाघर में क्या होता है, चिड़ियाघर में क्या वहीं पे रह रहे थे क्या ना, उठा के लाए गए कहीं से वहाँ पे तुम्हारे देखने के लिए। तो ये जो नेशनल पार्क हुआ ये इन सितु प्रोसेस हुआ, और जो चिड़ियाघर हुआ, जो जू हुआ, ये एक एक्स सितु प्रोसेस, एक्स सितु हुआ, वो हुआ, ये हुआ इन सितु कंजर्वेशन साइट, और जू हुआ एक्स सितु कंजर्वेशन साइट, बिकॉज़ बाहर से उसी तरह। वेदरिंग का मतलब ये है जहाँ पे थे वहीं पे टूट गए, इन सितु प्रोसेस है ये वेदरिंग। क्लियर। एंड बात अगर करें जिसकी मास मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको टाइप्स बता दी वेदरिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, और इसका इफेक्ट भी आई थिंक ये जो ये चीज़ मैंने बताई ना, ये एक्सफोलिएशन बोलते हैं इसको। एक्सफोलिएशन टर्म हो सकता है आपने सुना हो, लड़कियों ने तो आई थिंक सुना ही होगा इसको, एक्सफोलिएशन को ना। ब्यूटी पार्लर में कुछ होता है ऐसा कुछ, मतलब शायद क्या क्रीम वगैरह लगा देते हैं, फिर है ना वो निकाल लेते हैं तो एकदम चमक आ जाती है चेहरे में, तो उसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं, है ना। तो लड़कों ने कराया, पता नहीं मैंने तो कभी ऐसा पता नहीं, ठीक है। मैं कुछ भी बोलूँगा तो कुछ भी मतलब निकालूंगा, लेकिन हाँ ये होता है। तो उसी तरह जैसे रॉक है, ठीक है, तो रॉक में जब अंडरलाइन प्रेशर लगेगा तो जो पुरानी रॉक है वो निकल जाएगी, जब निकल जाएगी तो नई नवीली रॉक लगेगी, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन की वेदरिंग की वजह से, फिजिकल वेदरिंग की वजह से, ठीक है। अब आते हैं मास मूवमेंट पे। मास मूवमेंट में पता है क्या होता है मास मूवमेंट का मतलब बहुत बड़ा मास। अच्छा ये बताओ कौन सा न्यूटन का लॉ मास पे बेस्ड है, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो ये मास मूवमेंट भी दो तरह के होते हैं। मास मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फास्ट, जल्दी जल्दी हो जाता है मूवमेंट, और दूसरा होता है स्लो स्लो होता है, धीमे 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 होता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, वेदरिंग ये एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस तरह से बन के आ जाए स्टेटमेंट में, खासकर सीजल में जैसे में, इज नॉट अ प्री रिक्विजिट। ज्यादा दिल पे मत लेना इस लाइन को, आई तो नहीं कभी, लेकिन आने के चांसेस हो सकते हैं। वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, मैं लिखा हूं शॉर्ट में, इट ओनली एड्स द मास मूवमेंट, इट ओनली एड्स द मास मूवमेंट। यानी कि इसका मतलब ये है, और थोड़ा बैकग्राउंड में आपको नॉइज हो सकता है सुनाई दे अभी, क्योंकि सुनाई दिया आपको, अब समझ गया किस तरह का नॉइज है, शादियों का माहौल चल रहा है इस समय एकदम, ठीक है ना, खुद कुछ करेंगे ना दूसरा करने देंगे। तो वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, यानी कि ऐसा नहीं कि वो टूटता ना तो गिरता ना, ऐसा नहीं कि मास मूवमेंट होगा ही नहीं, मतलब वेदरिंग होगी नहीं तो मास मूवमेंट होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बताते हैं, जैसे कि ये है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रही हैं अर्थ फ्लो है, अर्थ फ्लो है। हुआ क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जब बारिश हुई तो ये मिट्टी का आपने देखा होगा, एकदम से मिट्टी धंस गई नीचे से, ठीक है। तो इसको हम अर्थ फ्लो बोल देते हैं, अर्थ फ्लो बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेदरिंग हुई है क्या ना, तो ऐसा नहीं कि वेदरिंग होगी तभी मास ये मास मूवमेंट होगा ना। तो वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, हाँ वो एड कर देता है, आसानी कर देता है। तो फास्ट में अगर हम बात करें तो फास्ट के टाइप होते हैं हमारे अर्थ फ्लो, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, अभी करेंगे तो देखेंगे पीवाईक्यूज। अर्थ फ्लो, मड फ्लो, और आपका जो आपने लैंड स्लाइड देखा होगा, लैंड स्लाइड की तरह बर्फीली जगहों में जैसे हिमालय वगैरह में चले जाओ जहाँ पे बर्फ पड़ती है तो वहाँ पे एवलांश होते हैं। एवलांश सुना है ना सभी ने, एवलांश का मतलब क्या होता है, एवलांश का मतलब बर्फ का टुकड़ा गिरता है ऊपर से, तो छोटा गिरता है लेकिन वो बर्फ लपेटा लपेटा इतना बड़ा हो जाता है, इसी को बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। इतना बड़ा हो जाता है वो, जैसे नहीं मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 2018 के टाइम पे, छोटा सा स्टार्ट हुआ लेकिन काफी धीरे धीरे सब लोग जुड़ती गई इसमें महिलाएं, और है ना एक एमजे अकबर करके जिनकी बुक भी आई थी रिसेंटली, तो इनको डिजाइन तक करना पड़ गया था मिस्टर उस समय, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे उसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। तो ये फास्ट में हो गए। स्लो में अगर बात करें तो स्लो में जैसे कि क्रीप, दो याद रखना, एंड सॉलिफिकेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल धीरे धीरे बहुत मूवमेंट होता है। आपने देखा होगा कि कभी पोल था, खंबा था, और वो धीरे धीरे लीन हो गया, टेढ़ा हो गया। वो कैसे टेढ़ा हो गया, बिकॉज़ हल्का हल्का इतना मूवमेंट हुआ लैंड का कि आपको नोटिस नहीं हुआ, बट वो नोटिस तब हुआ जब वो पोल टिल्ट हो गया, तो वो स्लो मास मूवमेंट में आते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या था, इरोजन। तो इरोजन में ऐसा कुछ हमें देखने की जरूरत नहीं है। इरोजन का क्या है, इरोजन से ही अपन पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी रिस्पांसिबल होती है। काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं फिजिक्स में कि काइनेटिक एनर्जी तभी होती है जब कोई चीज मूव कर रही होती है। कमेंट में ये बताइए काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी, अदिश या फिर सदिश, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब कोई चीज मूव करती है तब जनरेट होती है, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। लीनियर मोमेंटम से अगर इसमें फॉर्मूले को डिराइव करें तो लीनियर मोमेंटम में p²/2m इस तरह हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर इसको हम सम अप कर दें विद द पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से क्रिएट होती है। जैसे कि डैम में पानी भरा हुआ है, खिंचा हुआ तीर कमान है, स्ट्रेच्ड बो एंड एरो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन जैसे उसको हम मतलब एरो को छोड़ते हैं तो उसमें पूरी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज़ वी नो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऑलराइट, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी किस तरह की है, तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज़ ये एनर्जी है, ये वो तो इंडक्शन, अच्छा वेक्टर है, बहुत सही, बहुत सही, वेक्टर है। डायरेक्शन होती है एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में, एनर्जी उस डायरेक्शन में, स्केलर होती है, ध्यान रखना। अभी फिजिक्स पढ़ाए थे, ठीक है, और इस चीज को कैटेगराइज करके बताया था कि भले इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। व्हाट इज एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उसकी कोई एनर्जी नहीं होती, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी इस डायरेक्शन में, काइनेटिक एनर्जी उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश राशि होगी, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, चीज क्लियर है। अभी आते हैं लैंड फॉर्म्स पे। लैंड फॉर्म क्या, भू आकृतियां हैं। अब ये जो मान लो कि जैसे इरोजन है, इरोजन किसकी वजह से होगा, अब ये समझाता हूं कि सन कैसे रिस्पांसिबल है, हाउ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल दीस डेनिवेशनल प्रोसेस। डेनिवेशनल प्रोसेस का मतलब है वो प्रोसेस जो अर्थ रिलीफ फीचर्स को डिग्रेड कर रहे हैं, उनका अपक्षय कर रहे हैं, कैसे रिस्पांसिबल है। तो डेनिवेशन एजेंट पता क्या है, जैसे कि यहाँ पे एजेंट हमारा क्या था, एजेंट यहाँ पे हमारा था वही अर्थ का मूवमेंट, बस यहाँ पे एजेंट है रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर, विंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे एजेंट्स, ग्लेशियर हो गए, सारे एजेंट है। अब जैसे विंड है, तो विंड चलती क्यों है, अभी पढ़े नहीं है, बट फिर भी विंड इसलिए चलती है बिकॉज प्रेशर का डिफरेंस होता है। प्रेशर का डिफरेंस क्यों होता है, बिकॉज हीटिंग, प्रेशर का डिफरेंस का मतलब कहीं हाई प्रेशर होगा, कहीं लो प्रेशर होगा। हम जो हवा चलती है वो हाई से लो चलती है, और हाई लो बनते क्यों है, मान लो ये पार्ट ऑफ लैंड है, यहाँ अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगी, हीट पड़ेगी, तो ये लो प्रेशर बन जाएगा। हम पढ़ेंगे कि क्यों, जहाँ गर्मी होती है तो लो प्रेशर ही क्यों बनता है, और जहाँ रिलेटिव ठंडा होता है वहाँ हाई प्रेशर क्यों बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलना स्टार्ट होगी, और विंड की वजह से क्या होगा, मूवमेंट होगा, तो बात खत्म, इरोजन होगा। फिर सिंपल, ये विंड चलती है। हमें पता है मानसून क्या है, मानसून क्या है, बारिश लाता है मानसून। मानसून है क्या, मानसून है विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स पढ़ेंगे। विंड क्यों चलेगा, अगेन सन के से, तो मेन जो फोर्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल दीस डेनिवेशनल प्रोसेसेस और एक्सोजेनस फोर्सेस इज सन, सूर्य है, सूरज है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स क्या है, अब ये जो चीजें मूव करी हैं सर, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चीज इकट्ठा थी यहाँ से, तो यहाँ से पानी आया और बोलता है कि चलो हमारे साथ, उसको भाग ले गया। यहाँ तो कुछ जो था वो गड्ढा हो जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ कुछ था तो गड्ढा हो जाएगा ना यहाँ पे तो, और यहाँ पे जहाँ पे ले गया है फर्दर यहाँ पे वो चीज डिपॉजिट कर देगा, तो यहाँ पे कुछ बन जाएगा, यहाँ कुछ बिगड़ जाएगा। जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल फीचर, और जो बिगड़ जाता है उसको बोलते हैं इरोजनल फीचर। ध्यान रखना, लैंड फॉर्म का मतलब होता है भू आकृतियां, यानी कि हमारी जमीन में किस तरह की आकृतियां बनेंगी, किस तरह के फीचर्स क्रिएट होंगे, उनको बोलते हैं लैंड फॉर्म्स। वो पानी भी क्रिएट करेगा, रिवर भी क्रिएट करेगी, ग्लेशियर हिमनद भी कर सकता है, ग्राउंड का वाटर कर सकता है, जो समुद्र की लहरें होती हैं, जो हमारे विंड पवन होती हैं, वो डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करती हैं। इन सारे लैंड फॉर्म्स को अगेन रिपीट दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इरोजनल जिसको हम बोल सकते हैं कटाव एक तरह से हिंदी में, और दूसरे हैं हमारे डिपोजिशनल जिनको हम बोल सकते हैं जमाव। तो अगर
अगर यहाँ पे कोई चट्टान है, ये समझने में दिक्कत नहीं चाहिए। तो अगर यहाँ से मान लो पानी रिवर आ रही है, ठीक है, इसको तोड़ेगी, सबसे पहले तोड़ेगी, कुछ लेगी साथ में, तभी तो जमा करेगी। तो यानी दोनों प्रोसेस साथ में ही होते हैं। जब कोई चीज़ को इरोजन करोगे तो इरोजन से जो चीज़ निकालोगे तो उसी को तो डिपॉजिट करोगे। तो इरोजन और डिपोजिशन दो तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। अब रिवर के थ्रू देखेंगे किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब रिवर जैसे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कितनी स्पीड से आ रही है, तो इन पत्थरों को तोड़ते फोड़ते हुए जाएगी, तो कुछ फीचर्स क्रिएट करेगी और उसको कहीं जाके जमा करेगी आगे, तो ये डिपोजिशन फीचर क्रिएट होंगे। अब सिर्फ रिवर में ही इसकी हमें 3 स्टेजेस पढ़नी होती हैं। एक होती है इसकी यूथफुल स्टेज, एक होती है इसकी यूथफुल स्टेज, दूसरी होती है ये मैच्योर स्टेज, मैच्योर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा आगे तक ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा यहाँ तक करते हैं, ठीक है, मैच्योर स्टेज, और ये हो जाती है हमारी ओल्ड स्टेज। 3 स्टेजेस से कैटेगराइज कर सकते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि रिवर की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी और सबसे कम कहाँ पे होगी? सोचिए खुद। यहाँ पे आपको रिवर की स्पीड काफी लग रही होगी, ये कौन सा रीजन होगा? ये देखो थोड़ा सा पहाड़ नहीं फील हो रहा है, ये पहाड़ वाला नहीं जहाँ रिवर निकलती है। कभी आप हिमाचल उत्तराखंड कभी जगह गए तो कितना भयंकर स्पीड रहता है पानी का जो निकलता है ना। तो यहाँ पे जो फीचर्स बनते हैं यूथफुल स्टेज में, यूथफुल स्टेज में क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है, तो यूथफुल स्टेज में हमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, कटाव वाले ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि यूथ स्टेज में तो स्पीड ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, गति ऊर्जा ज्यादा है, जिसकी वजह से चीजों को तोड़ेगी। तो इसमें किस तरह के, क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा, स्लोप ज्यादा है, कि पहाड़ है, पहाड़ से जब वो निकलेगी तो क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, तो स्पीड भी ज्यादा होगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो कटाव ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होगा यूथफुल स्टेज में। ठीक, तो यूथफुल स्टेज में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? तुम अगर कभी हिमाचल वगैरह उत्तराखंड गए तो तुम्हें वाटरफॉल बड़े देखने को मिलेंगे। वाटरफॉल हो गया, जलप्रपात जिसको बोलते हैं, वी शेप्ड वैली देखने को मिलेगी। अब वैली जो है ना, वो आगे भी हम देखेंगे, वैली में और भी कई जगह देखने को मिलेगी। वैली का मतलब होती है घाटी। घाटी 3 तरह की हो सकती है, या तो वी शेप की, वी शेप की है ना, वी शेप की, या फिर ऐसे शेप की हो सकती है, इसको बोलते हैं गॉर्जियस, इसको बोलते हैं गॉर्जियस। और अगर इस तरह शेप की है, वी शेप का उल्टा, वी में क्या ऊपर ब्रॉड है नीचे नैरो है, यहाँ पे ऊपर नैरो है नीचे ब्रॉड है, दैट इज कॉल्ड एज कैनियंस, या फिर कैनियन बोलते हैं इसको। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपकी, होगा ना, हाँ ये वैली, ये क्या है? ये गॉर्ज है, ठीक है। गॉर्ज मतलब स्टीप साइड वॉल्स हैं, गॉर्जियस है ये। गॉर्जियस में क्या होते हैं? स्टीप साइड वॉल। अभी मैं घूमने गया था, इसी फ्री है ना, इसी में बैठा हुआ था, तो मैंने यहीं से पिक लिया था, ठीक है, फ्लिप करके। तो तुम्हारे लिए लिया था, सोचा तुम्हें दिखा सकूं गॉर्जियस क्या, लेकिन तुमको कभी अप्रिशिएट वगैरह तो करना है नहीं, है ना, खैर कोई नहीं। गॉर्जियस है ये। अब अगर इस तरह से बने, इस तरह से इसका मुंह जो है ऊपर की तरफ खुला हो, नीचे नैरो, दैट इज कॉल्ड एज कैनियन। और थोड़ा इसमें स्टेप लाइक वॉल्स होती है, स्टेप स्टेप ऐसे करके देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज कैनियन। वी शेप का मतलब इस तरह से होगा, ठीक है, उसको वी शेप वैली बोलते हैं, क्लियर। अब आ जाते हैं इसके मैच्योर स्टेज में किस किस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें। और एक चीज़ और ध्यान रखना, और भी देखने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस आप देख सकते हैं, टेरेसेस का मतलब होता है सीढ़ियां बन जाती हैं दोनों साइड में, है ना, सीढ़ी में चढ़ के छत पे जा सकते हो, तो रिवर टेरेसेस इनको बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अभी आते हैं मैच्योर स्टेज में। मैच्योर वाला ये वाला स्टेज है, बीच वाला, यानी कि आप थोड़ा सा ये प्लेन में आ चुकी हैं, यानी कि सब औकात में आ चुकी हैं, तो धीरे धीरे चलेंगी। एक चीज़ नोटिस करो, जब धीरे धीरे आदमी चलता है तो मटक मटक के चलता है, तुमने देखा होगा ये, है ना। तो धीरे धीरे आदमी चलता है तो मटक मटक के चलता है। तो हमारी रिवर भी है, तो रिवर भी मटक मटक के चलेगी, और जो रिवर मटक मटक के चलती है ना, तो उसको मियांडर बोलते हैं। अब तुम देखना इस पूरे इसको प्रोसेस को, ठीक है, किस तरह से रिवर मटक रही है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मटक रही है, ठीक है। इसको देखते रहना, ध्यान से देखते रहना, अभी दोनों जुड़ जाएंगे, देखना दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना, जुड़ गए, जुड़ गए, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जुड़ गए। नदी जो ऐसे फ्लो रही थी, नदी सीधे फ्लो होगी। अब ये जो बन गया ना, ये जो बन गया, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब तुमने जितनी आसानी से समझ लिया ना, वो इसीलिए समझ लिया कि तुमने देख लिया, नहीं तो अगर मैं बताता ऑक्सबो लेक के बारे में तो तुमको समझने में हो जाती दिक्कत। जैसे मैं फिर से समझाता हूँ। मैच्योर में बोलते हैं मियांडर्स, मियांडर्स, और इसको ऑक्सबो लेक भी रख सकते हो, नहीं तो ऑक्सबो लेक को ओल्ड में रखते हैं, तो उतना ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ये तो ऑक्सबो लेक इसमें पूछ लेगा, या तो ओल्ड में भी पूछ सकते हो, ओल्ड में भी रख सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना यहाँ पे कि मियांडर होता है क्या? तो मियांडर होता है मतलब रिवर जो स्नेक टाइप में चलती है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जब मान लो बहुत ज़्यादा कर्व करेगी तो ये जब आपस में मिल जाएंगे ना, ऐसे करके जो मिल गया ना, तो जो रिवर है वो ऐसे ना जाके सीधे ऐसे जाएगी ना, शॉर्ट रूट में फ्लो करेगी। जैसे तुमने कभी देखा कि पानी अगर ऐसे हो रहा है, पानी फैल गया, तुमने ऐसे कभी ऐसे मिला तो पानी सीधे चलने लगता है, शॉर्ट पाथ फॉलो करता है। तो ये जो निकला है ना, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, बिकॉज ऑक्स के उसमें शेप में होता है, ऑक्स के बहुत उसके शेप में होता है। तो यहाँ पे दिखाया, आप क्लियरली इसको फिर से देख सकते हैं किस तरह से उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह से भी रिवर ऐसे जा रही है आराम से। जब ये आपस में दोनों मिल जाएंगे तो रिवर ऐसे ना जाके सीधे जाने लगेगी, देखना ध्यान से। और ये जो है ये पार्ट कट हो जाएगा, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, जाने लगे रिवर सीधे, ये कट गया बेचारा, अकेले हो गया, इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। ये भी तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किया था बैठ के, उसमें हेलीकॉप्टर में जाके इतने विजुअल्स क्रिएट किए हैं, लेकिन तुमको तो अप्रिशिएट करना नहीं है, खैर कोई नहीं। तो यहाँ पे ये क्या बने हुए हैं, बार बार सर सामने आ रहा है, बता नहीं रहा क्या ये बना हुआ है। तो इसको मियांडर बोलते हैं, इसको एंट्रेंच्ड मियांडर बोलते हैं। जब रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होती है, अपर कोर्स में होती है, ऊपर होती है, तो वो क्या करती है, पहाड़ों को काटती हुई आती है, इसको बोलते हैं एंट्रेंच्ड मियांडर। एक्चुअली मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मियांडर कोई लैंडफॉर्म होता ही नहीं है, लेकिन ठीक है, उतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे मैं नहीं इतना उस पर जा रहा हूँ। बट ध्यान रखना, मियांडर दो तरह के होते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया पानी से मटक मटक के चला मियांडर होता है, उसको एक होता है एंट्रेंच्ड मियांडर, जहाँ पे मैंने देखा किस तरह से चट्टान को काट काट के रिवर वो बना देती है, इसको एंट्रेंच्ड मियांडर बोलते हैं। यूथफुल स्टेज में देखने को मिलता है, वैसे बात है कि ऊपर जब होगी ना तभी तो काटेगी, ठीक है, क्योंकि तभी तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ पे मियांडर, यहाँ पे ऑक्सबो लेक लिखना तो लिख लो, नहीं तो यहाँ पे इसमें लिख लो ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक आप समझ गए होते क्या है, ठीक है। यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे फ्लड प्लेन्स भी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एलुवियल, ठीक है, एलुवियल फैंस, एलुवियल फैंस, ठीक है। यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स कहीं कहीं पे ओल्ड में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि एलुवियल फैंस क्या होते हैं। होता क्या है ना, जब रिवर ऊपर से आती है एकदम से, तो बहुत सारा सिल्ट लेके आती है, एकदम से अगर पटक दिया उसने यहीं पे, तो ये थोड़ा फैन शेप नहीं, जिसको गर्मी में यूज करते हैं, बिजना बोलते हैं इसको, हिंदी में पता नहीं तुम्हारे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बिजना बोलते हैं, ठीक है। तो फैन इस तरह से बनता है, तो उसको एलुवियल फैन बोलते हैं, ठीक है, एलुवियल फैन। और फ्लड प्लेन भी ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। ऑक्सबो लेक यहाँ पे, और एक यहाँ पे लिखो डेल्टा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूथफुल स्टेज में मेनली इरोजनल लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, और ओल्ड वाले में हमें डिपोजिशनल ही लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। डेल्टा क्या होता है, जब रिवर आती है तो यहाँ से बहुत सारा जो सारी चीजें तोड़ फोड़ के ला रही थी, जो तुमने इसमें पटक दिया, फूल ये वो गंदगी सब जो डाल दी, वो सब एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएगी, जो रिवर का माउथ होता है। जैसे रिवर आई यहाँ पे, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र जो सब लेके आई, तो यहाँ पे बना देती है सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा इतनी बड़ी रिवर, ब्रह्मपुत्र इतनी बड़ी रिवर है, जितना भी सेगमेंट लाती है यहाँ पे इकट्ठा कर देती है, तो सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो वो एक तरह से डिपोजिशन की वजह से ही बनता है, जमाव की वजह से बनता है, ठीक है। यहाँ पे हो गई हमारी चीजें खत्म। अब हम आते हैं ग्लेशियर में, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेगा इसमें। बिनवा बोलते हैं, बिनवा भी बोलते हैं, बिल्कुल बिजना भी बोलते हैं, बिनवा भी बोलते हैं। पेनी प्लेन पढ़ाएंगे, यूनिक फैक्ट्स अभी पेनी, जब पेडी प्लेन आएगा ना तब पढ़ाएंगे। पेडी प्लेन भाई मतलब अगर आप सीरियस वगैरह के लिए दे रहे हैं तो एक हद तक है, हो भी सकता है, बट उसके लिए तो सिविल सर्विस के लिए नहीं बोल सकते हैं। तरह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। अभी तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, तुम्हें थोड़ा दर्द देना पड़ेगा तो तुम समझोगे। और तुम्हें दर्द देते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे ग्लेशियर बनते हैं, ठीक है। जब ग्लेशियर बनते हैं तो ग्लेशियर मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो जब मूव करेंगे तो ग्लेशियर को हल्के मत लेना, हिम्मत को, बहुत मास होता है। और तुमसे पूछा था मैंने पीछे कि कौन सा न्यूटन का लॉ मास पे बेस्ड है, तो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो जब ये मूव करते हैं ना तो बहुत ज्यादा इरोजन क्रिएट करते हैं, नीचे भी और साइड में भी, नीचे भी और साइड में भी क्या करते हैं इरोजन, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा होता है। जब चलेंगे तो नीचे खरोदते हुए चीजों को चलेंगे, नीचे और साइड में भी।
और जब ये करेंगे तो उसकी वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाएंगे। ये होते हैं सर्क्स, SCIRQUES, सर्क सर्क। जैसे कि अब देखो थोड़ा डर मिला होगा कि सर्क समझ में आएगा नहीं, तो यहाँ देखो ये जब यहाँ से चला होगा ना, ये जब यहाँ से ग्लेशियर चल रहे हैं तो गड्ढे टाइप क्रिएट हो गए, गड्ढे टाइप क्रिएट हो गए, गड्ढे टाइप सर्क बोल दिया इनको। जब गड्ढे टाइप क्रिएट हुए होंगे तो इस तरह से खड़ी चट्टानें डेवलप हो गई होंगी। खड़ी चट्टानों में ये जो एकदम पीक दिख रही है इसको हॉर्न बोल देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये जो अड्डी टाइप होगी, इसको हमारे कंट्री अड्डी बोलते हैं, हमारे अड्डी बोलते हैं, तुम कहीं अमेरिका से नहीं आए हो हैं, ज़्यादा तुम लोग अंग्रेज नहीं हो कोई, तो यहाँ पे ये होगी एरिट्स, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रिजेस या फिर एरिट, ये एरिट जो होगी ये ठीक है, ये एरिट्स है। और यहाँ पे जो गड्ढा क्रिएट हुआ था इसमें अगर पानी भर जाए ग्लेशियर की मेल्टिंग की वजह से पिघलने की वजह से, तो टार्न लेक्स बोलते हैं, टार्न या फिर टार्न लेक्स, ठीक है। अब तुम बताओ मुझे, ये तो ठीक है इस तरह का जो बन गया, ये ऐसे ऐसे करके इसको सर्क बोल देते हैं, सर्क बोल देते हैं। अब ये जब यहाँ से चल के सब लोग यहाँ पे कोई ग्लेशियर आया होगा, यहाँ से कोई ग्लेशियर आया होगा, यहाँ से कोई ग्लेशियर आया होगा, यहाँ से ग्लेशियर आए होंगे, सब लोग बोलते हैं भाई हमको मिला लो, कहाँ जा रहे हो, हमको मिला लो, हमको हम भी साथ में चलेंगे। तो यहाँ से तो मेन वैली है, ये मेन वैली है, यहाँ से छोटी छोटी वैलीज क्रिएट हो गई। अब क्योंकि ये एक हाइट में, रीजन क्या हाइट में, क्योंकि ये उतना ज्यादा इन ग्लेशियर्स का मास नहीं होगा जितना यहाँ से जो ग्लेशियर बह रहा है, मलबा बह रहा है उसका मास होगा, तो थोड़ा ज्यादा नीचे खोदते हुए चलेगा, ज्यादा इरोजन करेगा, तो एक हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा वैली लटक रही है। बस नाम पड़ गया हैंगिंग वैली, लिखा भी है यहाँ पे देखो, हैंगिंग वैली, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हो गया इरोजन फीचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सर्क बना था, टान लेक बन गया, ये रिजेस जो है वो एरिट्स हो गई, ये हॉर्न बन गया टॉप पे, सिंपल, ठीक है। ये यू शेप्ड ट्रंक वाली है, वो यू शेप्ड है, और ये हैंगिंग वाली लटकती हुई वाली हाइट में है, ठीक है। हैंगिंग वाली, वी शेप वाली कुछ भी बोला, और ये यू शेप्ड वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो देख सकते हो किस तरह से यू शेप बन रहा है, मेन वाली यू शेप की है, ठीक है। चलो तो अभी मैं इसको समराइज करता हूँ कि इरोजन में क्या आ जाएंगे हमारे, तब समराइज करिए जल्दी से। सबसे पहले मैं क्या बनाया था, सबसे पहले सर्क बनाया था, ठीक है। उसके वजह से हॉर्न बन रहा था, एरिट बन रहा था, ठीक है, टान लेक क्रिएट हो रहे थे, ठीक है, और कुछ नहीं बन रहा था, ठीक है। हैंगिंग वैली बन रही है, हैंगिंग वैली बन रही है, यू शेप्ड वैली बन रही है, तो इरोजन लैंडफॉर्म हो जाएगा। डिपोजिशन में क्या, डिपोजिशन मैंने पढ़ा नहीं, तो डिपोजिशन में पता क्या होता है, तो जब ये इरोजन करके लाएंगे ना तो बीच में ऐसे डिपोजिशन होते रहेंगे, तो उनको हम बोलते हैं एस्कर। ऐसे समझ लो रिस्कर बन जाते हैं एस्कर्स, एस्कर्स ओवल शेप के बन जाते हैं, ड्रम जो होता है हमारा ओवल शेप पे होता है, तो ड्रमलिन बन गया। मोरेन्स बन जाते हैं किनारे किनारे, जब ये जो हमारी वी शेप वाली होती है ना, ये वी शेप वाली जब आती है तो यहाँ किनारे यहाँ पे डिपोजिशन होता है, यहाँ पे डिपोजिशन होता है, उनको मोरेन बोल देते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड, सो ये तो इरोजन हो गया, एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन्स एंड आउट वॉश प्लेन्स, बस चार याद रखने हैं, वो याद भी आराम से हो जाएंगे। कैसे ऐसे याद कर लो, मुरैना के कुछ लोग, मुरैना एक जगह पड़ती है, आप लोगों को बताओगे चंबल के पास में रीजन है, ठीक है, भिंड मुरैना यहाँ पे, तो एमपी में, तो मुरैना जो मुरैना है, तो मुरैना के जो लोग हैं वो इस्क में, क्योंकि थोड़ा सा मौसम भी वही चल रहा है, तो इसमें ड्रम बजा रहे हैं, प्लेन में खड़े होकर, प्लेन में गए वहाँ पे इसमें ड्रम बजा रहे हैं, याद कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया, खत्म होता है यहाँ पे। अब आते हैं हम ये क्या है, ग्राउंड वाटर। देखो किस तरह से पानी बरस रहा है, पानी नीचे जा रहा है, और पानी किस तरह से जब नीचे जाएगा तो कुछ ना कुछ हरकत तो जरूर करेगा, आपको नहीं लगता ये हरकत होगी, पानी नीचे गया, पानी जब नीचे अंदर रिसेगा तो पानी जब अंदर जाएगा तो अंदर कुछ चेंजेस करेगा, ठीक है। तो उनको जो लैंडफॉर्म क्रिएट होंगे तो उनको हम बोलते हैं ग्राउंड और वाटर लैंडफॉर्म्स। सबसे पहला है जब पानी बरसेगा तो सॉइल डिसॉल्व हो जाएगी। सॉइल डिसॉल्व क्यों होगी सर, सॉइल कितनी पोली, बिल्कुल हाँ। तो ग्राउंड वाटर जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं ना, ये हमें मेनली जो मेडिटेरेनियन सी के जो रीजन होता है, भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, जिसको कि हम कार्स्ट रीजन बोलते हैं, वहां पे देखने को मिलता है हमें ज्यादातर, क्योंकि वहां की जो रॉक्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वहां की रॉक सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि हमारी सेडिमेंट्री रॉक, कौन सी, लाइमस्टोन, याद है 3 तरह की सेडिमेंट्री रॉक थी नहीं थी, जिसमें हमने पढ़ा था केमिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली फॉर्म्ड और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, तो तीनों में मैंने लाइमस्टोन पढ़ा था। ये बताओ कि क्या हमें सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स, जीवाश्म देखने को मिलेंगे कि नहीं, हाँ या ना। तो लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट इस तरह की जो रॉक होती है ना वो सॉफ्ट होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है पानी में। अब जब डिसॉल्व हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां से उखड़ जाएगी वो रॉक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स की जो टोपोग्राफी बनती है, टोपोग्राफी का मतलब एक तरह का दृश्य बनता है, दृश्य, जैसे ये दृश्य पूरा दिखाई, टोपोग्राफी है, इसको बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। कार्स्ट टोपोग्राफी क्यों बोलते हैं ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म, कब समझिए, बिकॉज़ एक रीजन का नाम है जहां पे लाइमस्टोन या डोलोमाइट तरह की रॉक देखने को मिलती है और वहां पे ये जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है। तो जब बारिश होगी और हाँ सेडिमेंट्री में देखने को मिलते हैं, इज द ओनली टाइप ऑफ रॉक, 3 टाइप की रॉक पड़ी थी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। कमेंट में बताइए कि कौन सी टाइप ऑफ रॉक बनती है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा से, ठीक है। तो उसमें तीनों में से सिर्फ सेडिमेंट्री नहीं बनती, सेडिमेंट्री से एसोसिएटेड टर्म है लिक्विफैक्शन, मेटामॉर्फिक से एसोसिएटेड टर्म है लीनिएशन, फोलिएशन एंड बैंडिंग, ये हम देख चुके हैं। और तीनों में सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से बनती है इग्नियस यानी प्राथमिक आग्नेय चट्टान, जो सबसे प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक है। वो दो तरह की होती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मैंने पढ़ा था सेल्स, डाइक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, ये सब क्या है, ये आपके इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ रॉक, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक के नाम से जानते हैं। खैर, तो ग्राउंड वाटर में क्या हुआ कि ये घुल गया, ये क्या होगा कि डोलाइन या फिर सिंक होल बोलते हैं। वैसे तो सिमिलर है, दोनों सेम तो नहीं बोलेंगे, बट सिमिलर है, लेकिन आपको ज्यादा डिफरेंस पता होने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए। आप ऐसे समझ लो कि ये जो है सिंक होल बन गया, डोलाइन भी इसको बोल देते हैं। अब ये होता ये है कि ये सिंक होल जो बने ना, ये सिंक होल आपस में अगर मिलने लगे, जैसे यहाँ पे गड्ढा होगा, गड्ढा क्यों हो गया सर, क्योंकि जब पानी नीचे रिसा होगा तो नीचे की मिट्टी धंस गई होगी, जब धंस गई होगी, ये जब सिंक होल बना है, सिंक होल जो बना है, अब ये जब नीचे की मिट्टी यहाँ पे खोखला है तो ये अगर ऐसे मिल जाएगा तो डोलाइन बोल देते हैं, तो ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सिंक होल और डोलाइन, ठीक है। ये सिंक होल डोलाइन अगर आपस में मिल जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों आपस में मिल जाए, कैसे मिल सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट हो जाए या फिर यहाँ पे क्रिएट हो जाए, तो ये बड़ा सा क्या बन जाएगा, ये जो बड़ा सा बन जाएगा ना गड्ढा, इसको बोलेंगे ऊ वाला। वैसे समझ लो यहाँ पे खड़ा था और जैसे मैंने कहा ओह ये क्या हो गया, तो समझ लो ऊ वाला, ये क्या हो गया, सरप्राइज हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं सिंक होल, डोलाइन एंड ऊ वाला, ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। ये चीज ये देख सकते हैं, ये ऊवाला बन गया, ऊवाला बन गई है, ठीक है, ऊवाला सिंक होल से, सिंक होल और डोलाइन से ऊवाला बन गया। अब जब ये पानी नीचे रिसा, इसने यहाँ पे सिंक होल से बना दिया, यानी कि यहाँ पे गड्ढा क्रिएट कर दिया, तो वो कुछ लेके गया होगा ना नीचे, जो यहाँ पे से उखाड़ा है, तो उसको अब यहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत स्लो मूवमेंट होता है उसका, धीरे धीरे ड्रिप करेगा धीरे धीरे पानी। अब क्योंकि उसमें सेडिमेंट भी है, सिर्फ पानी तो है नहीं, यहाँ से जो तोड़ा है उसको भी डिपॉजिट कर रहा है, तो उनको यहाँ से क्या करेगा, ड्रिप करेगा। ड्रिप अगर हो गया तो नीचे ड्रिप होकर ऐसे बन जाएगा जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट। ड्रिप नहीं हुआ वहीं पे स्टैच्यू, किसने बोलते स्टैच्यू, तो वहाँ रुक जाएगा, क्यों स्टैच्यू मतलब कि वो भाई अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि नीचे ड्रिप कर सके, तो चिपक गया, लटक गया, खड़ा हो गया, क्या ये जो हमारा ड्रिप हुआ है। तो इनसे जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनको हम बोलते हैं डिपोजिशन। ये जो लटक रहा है इसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, और ये जो आपको यहाँ पे खड़ा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टैलेग्माइट। याद कैसे रखेंगे, याद इसको ऐसे रखना है कि ये जो हैंग हो रहा है, ठीक है, इसको स्टैलेक्टाइट बोलते हैं, क्योंकि वो हैंग हो रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। अब क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हैंग हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, टाइटली पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको टाइटली पकड़ के रखना पड़ेगा कि नहीं, क्यों पकड़ के रखना पड़ेगा टाइटली, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो स्टैलेक्टाइट। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बन जाए, जो कि बनने के बिल्कुल चांसेस हैं, सीडीएस वगैरह में तो अक्सर ही बनते हैं, तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे भाई टाइटली किसको पकड़ना पड़ेगा, जो ऊपर से लटक रहा है। अब अगर ये दोनों मिल जाए, सोचो दोनों आपस में मिल जाए, जैसे यहाँ मिल गया तो बन जाएगा खंबा खंबा बोलते हैं पिलर। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और पिलर तीन ही डिपोजिशन लैंडफॉर्म होते हैं। तो इरोजनल में क्या क्या हो जाएंगे, इरोजनल में हमने पढ़ा सिंक होल हो गया, मुझे पता है बहुत सारे टर्म से बिल्कुल है, तो लोड मत लेना, अभी मैं बताता हूँ, बस जितना जा रहा है अंदर जाने दो, अभी लोड मत लेना तुम, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ सिंक होल, डोलाइन,
आपस में मिल गए तो ऊ वाला, ठीक है, ऊ वालास बन गए। ठीक है, वैसे तो और भी होते हैं, जैसे कि आपके लाइम लेपीज होते हैं। ठीक है, लेपीज अब जब आपस में मिल जाते हैं काफ़ी सारे तो लाइमस्टोन पेवमेंट बन जाता है। ठीक है, इसको भी बता देंगे क्या है ये। वैसे तो लाइमस्टोन अगर आ जाएगा पेपर में तो तुम आसानी से आंसर कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि लाइमस्टोन जो है वहीं पे जहाँ पे लाइमस्टोन वाली रॉक होती है वहीं पे ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। ये है लाइमस्टोन का पेवमेंट। मतलब ये है कि जैसे कि जब यहाँ पे पानी जब वो रिसा होगा तो यहाँ की जो चट्टान है वो घुल गई ना, ऐसे करके जो घुल गई तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके पेवमेंट क्रिएट हो जाते हैं। इनको हम लाइमस्टोन पेवमेंट इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एंड डिपोजिशन में तुमने देखा क्या, जो ऊपर से टाइटली पकड़ रखा है स्टैलेक्टाइट, जो नीचे से उठ रहा है स्टैलेगमाइट, और जो दोनों आपस में मिल गए तो बना देंगे खंबा यानी कि पिलर। ठीक है, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं तुम्हें बीच में लेकर चलते हैं। चलो भाई सभी लोग बीच में आ जाओ, है ना, जिसको साथ में लाना ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि केव का भी इंतजाम कर रखा है हमने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है कि जो हमारी समुद्र है, समुद्र किनारे इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो समुद्र में वेव्स आती हैं, वेव किसी की वजह से भी आ सकती हैं। वेव्स हो सकता है वो साइक्लोन की वजह से वेव आए, साइक्लोन कभी कभी आते हैं। सुनामी तो बहुत ही कम आती है, मतलब साइक्लोन से भी कम आती है। टाइड दिन में 2 बार आती हैं, या फिर मान लो हवा चल रही तो हवा की वजह से वेव आ गई। तो वेव किसी की वजह से भी चल सकती है। ठीक है, अब जब वेव चलेगी तो जो किनारे में इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे इस तरह से जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे खड़ी चट्टानें डेवलप हो जाएंगी, इनको क्लिफ बोल देते हैं। ठीक, क्लिफ बोल देते हैं। यहाँ पे ऐसे केव क्रिएट हो जाएंगे, बिकॉज सी वेव ऐसे बार बार आएंगी तोड़ेंगी, और यहाँ पे केव बन जाएगी, केव गुफा। ठीक है, गुफा में फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना, मतलब कि जैसे किताबें वगैरह लेके जाओ, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अगर मान लो कि चट्टान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेव चली तो ऐसी खड़ी चट्टान बन जाएगी, इसको बोलते हैं स्टैक। अब स्टैक ये बन गया, जो स्टैक पूरा भरा हुआ है, ऐसे मैं दिखाता हूँ, रुकना, स्टैक है पूरा। ठीक है, लाल का काला कर दिया इन्होंने। चलो, तो ये स्टैक हो गया। ठीक है, स्टैक। अब खुद ही सोचो कि जब यहाँ पे चलेगी क्या, यहाँ पे चलेगी आपकी वो क्या, वो मतलब वेव, सी वेव, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से क्या हो जाएगा, गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, इसमें गड्ढा क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा, ये आर्क की तरह बन जाएगा, आर्च। यहाँ पे देख पा रहे हो, आर्च बन गया। ठीक है, इस तरह से आर्च बन गया, ये आर्च बन गया, ऐसे करके आर्च बन गया, तो ये स्टैक सही आर्च बन जाता है। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे अगर इरोजन और डिपोजिशन की अगर बात करूँ, पहले तो किसी को डाउट तो नहीं आता, ऐसा तो नहीं कि मैं मतलब सारी चीज़ें पढ़ाता चला जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ डाउट हो कहीं पे बता दो जल्दी से, तब तक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इरोजनल यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, चलो कोई नहीं। तो इरोजनल पे आ जाते हैं सबसे पहले, और बस ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद विंड लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। इरोजनल पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्लिफ देखा हमने, क्लिफ। ठीक है, क्लिफ देखा, फिर हमने केव देखी, गुफा देखी, स्टैक देखा हमने, स्टैक। ठीक है, फिर हमने आर्क देखा, सी आर्क, जिसको आर्क बोल देते हैं, तो ये हो जाएंगे। डिपोजिशन में अगर बात करें, ठीक है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे क्रिएट हो जाएंगे बीच। जो बीच होता है ना, जैसे गोवा वाला बीच है ना, तो वो बीच डिपोजिशन जो सैंड डिपॉजिट होती है इसकी वजह से क्रिएट होता है। सैंड ड्यून्स उनको बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बार्स, बैरियर्स, स्पिट्स देखने को मिलते हैं, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट। ये क्या होते हैं, बार, बैरियर, स्पिट, SPIT। ठीक है, स्पिट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से जो ये बन रहा है इसको बोलते हैं स्पिट। ठीक है, और स्पिट ऐसे ही यहाँ पे आपको एक मतलब अगर जुड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको बैरियर देखने को मिलता है, बैरियर बोलते हैं उसको। तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, बार, बैरियर, स्पिट, बार, बैरियर, स्पिट। ठीक है, ऐसे अगर ये एकदम ऐसे स्ट्रेट बन जाता है तो उसको बार बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, बार्स। तो बार, बैरियर, स्पिट ऐसे याद कर लो। जब बीच में जाते हो तो बार ढूंढते हो, कहीं बार मिल जाएगी नहीं। बीच में पढ़ाई लिखाई करने तो गए नहीं, वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गया तो बार तुम देखोगे, बार कहाँ पे, और वहाँ पे स्पिट करना मना होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो है वहाँ जाने के लिए काफ़ी बैरियर लगे होते हैं बीच में, या फिर ऐसे समझ लो कि तुम्हारे घर वाले तुमको वहाँ जाने नहीं देते हैं, वो एक तरह से बैरियर बने हुए तुम्हारे बीच ना जाने के लिए। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। राइट, चलिए आखिरी में आते हैं, दैट इज विंड की वजह से कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। तो विंड के से जो हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं ना, तो वो हमें देखने को मिलते हैं डेजर्ट्स में, क्योंकि डेजर्ट्स में खूब जोर जोर की विंड चलती है, और वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं लैंडफॉर्म्स। जैसे कि ये एक लैंडफॉर्म है, इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। मशरूम के शेप में, वैसे तो मुझे कुछ और ही शेप में लग रही है, खैर कोई नहीं, तो मशरूम रॉक है ये। ठीक है, तो मशरूम जिस तरह से शेप में होता है, इस तरह से, मतलब कुछ और से मेरा मतलब पेड़ के शेप में, पेड़ टाइप में, तो ये मशरूम रॉक होती है। ऐसे ही पेडेस्टल रॉक भी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं पेडेस्टल रॉक इसको बोलते हैं। कैसी कैसी रॉक है ये पेडेस्टल रॉक, क्यों क्रिएट हुई, बिकॉज यहाँ पे हवा नीचे के साइड ज़्यादा चली होगी। ठीक है, चट्टान में, तो यहाँ पे इरोजन हो गया और ऊपर का ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मशरूम रॉक, उसको बोलते हैं पेडेस्टल रॉक। तो ये कहाँ पे हमें लैंडफॉर्म देखने को मिल रहे हैं, डेजर्ट्स में। सर आप बहुत सेल्फिश हो, बस इंग्लिश में ही पढ़ाते हो क्या, सेल्फिशनेस वाली बात कहाँ से है। मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में बताऊँ, लेकिन भैया सॉरी फॉर दैट। तो भैया मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। मुझे पता है कि मैं हिंदी के टर्म्स यूज़ कम या फिर ना के बराबर करता हूँ। मैं कोशिश तो करता हूँ कि जितने मुझे याद हैं तो मैं सारा हिंदी का प्रदर्शन करूँ, लेकिन वही है ना कि मैंने क्योंकि खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। अब आप बोलेंगे कि ज़्यादा अंग्रेजी बन रहे हो, तो क्या करें भाई, जब पढ़ा है तो पढ़ा है, शुरू से ही अंग्रेजी मीडियम माध्यम स्कूल में डाला गया था, तो वो उनकी गलती थोड़ी ना होती है। जैसे मुझे डाला गया तो मुझसे पूछ थोड़ी ना डाला गया कि तुम इंग्लिश मीडियम में जाने हिंदी मीडियम में, है कि नहीं। तो मैं मानता हूँ, लेकिन वही कि अगर आप बैच में हैं तो नोट्स आपको पूरी तरह से प्रॉपर हिंदी में ही मिलते हैं। ठीक है, अगर आप बैच में हैं तो वहाँ से आप उस PDF को खोल लीजिए और साथ साथ उसको करते रहिए, तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ये एक तरह का फर्टाइल प्लेन, मतलब एक नॉट फर्टाइल, डेजर्ट में कहाँ से इतनी फर्टिलिटी होगी, बट एक तरह का प्लेन क्रिएट हो जाता है, इसको बोलते हैं पेडी प्लेन। ठीक है, इसको बोलते हैं पेडी प्लेन। एक और टर्म होता है उसको बोलते हैं पेनी प्लेन। ये क्रिएट होता है रिवर की वजह से, या फिर सिर्फ रिवर की वजह से नहीं, पानी कहीं पे भी वाटर का सोर्स होगा तो वहाँ पे लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे याद रखो, पेनी, पेनी साउंड्स लाइक पानी, तो पेनी प्लेन वाटर और पेडी प्लेन डेजर्ट में क्रिएट होगा। ये क्या है, ये है बर्चन्स, ये है सीफ। जैसे कि जब विंड चलती है ऐसे करके, डेजर्ट में जब विंड चलेगी तो जो भी सैंड होगी तो उसको उड़ा के ले जाएगी, और जब उड़ा के ले जाएगी तो कुछ इस तरह डिपॉजिट करती है।
इसको बर्चन बोलते हैं। अगर इसका जो एक हाथ ठाकुर की तरह टूट जाए, ठीक है, फिर ना रहे, तो वो सीफ बोलते हैं उसको, ठीक है, सीफ बोलते हैं। तो ये पैराबोलिक पैराबोलिक छोड़ दो, बस इतना देखो, बर्चन एंड सीफ, ये दो क्या है, हमारे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पे मैं इसको समराइज कर देता हूँ, एक सेकंड। जो हमारे डिपोजिशनल रहे हैं, डिपोजिशनल, सॉरी, डिपोजिशनल में तो बर्चर और सीफ दो लिखे हुए हैं, उसमें क्या लिखना, इरोजनल वाले मैं समराइज कर देता हूँ। इरोजनल में कौन कौन से हैं? तो इरोजनल में आपका आपका पेडी प्लेन आ जाएगा, आपकी मशरूम रॉक आ जाएगी, मशरूम रॉक हो गई, मशरूम, या फिर ये जो आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पेडेस्टल, पेडेस्टल रॉक, ठीक है। ऐसे एक प्लाया होते हैं, अगर पूछ ले प्लायास क्या होते हैं, तो जब ये विंड जो है, मान लो कि यहाँ पे इसने सैंड को काफ़ी उड़ा डाला, सैंड को उड़ा डाला, तो यहाँ पे हल्का सा ग्रेडियंट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर पानी भर जाए ना, हल्का सा पानी, जरा सा ही, तो उसको प्लाया बोल देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। और डिपोजिशनल में तो दो ही है हमारे, बर्चन एंड सीफ। अगर एक ट्विग इसका चला जाए तो उसको बोलते हैं सीफ। राइट, क्वेश्चंस करते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। चलिए, हाँ, आई नो कि थोड़े से नाम से आपको दिक्कत हुई होगी, तो नाम के लिए ऐसा है कि जितने आपको याद हो गया, ठीक है, इसमें फोर्स मत करना खुद को कि नहीं करना ही करना ही करना ही है। थोड़ा जितने समझ में आते हैं धीरे 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 विद रिवीजन उतना करना है, इसमें खुद को फोर्स मत करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं और आएंगे भी। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है MT 2022 का, ये पढ़ा है ना, लेकिन हो सकता है ये कई बुक्स में नहीं दिया होगा, आई थिंक लूसेंट वगैरह में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं, आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 15 जुलाई 2022 क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट का, हम लोगों ने भी पढ़ाई है। सर ईशा के लिए समराइज कर, अच्छा क्या समराइज लेक्चर, चलो अभी ये उसके थ्रू तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू बाकी समराइज भी कर देंगे। तो रामा देवी के आगे TCS है जहाँ एग्जाम होते हैं। आपका हेल्पलाइन नंबर शेयर कीजिए गुरुजी। साकिब जी भी शेयर करते हैं, क्वेश्चन कर लें थोड़ा, फिर बताते हैं ना। हाँ, आधा घंटा तो मिलता ही है शेडो। चलो, तो फॉलोइंग कैटेगराइज अंडर स्लो मास मूवमेंट। तो हमने मास मूवमेंट पढ़ा था, दो तरह के मास मूवमेंट होते हैं, तो फास्ट होता है, स्लो होता है। फास्ट होता है अर्थ फ्लो, मड फ्लो, लैंडस्लाइड, एवलांच, ठीक है, और सॉलिफिकेशन और क्रीप, दो तरह के होते हैं जो स्लो में आते हैं, सॉलिफिकेशन एंड क्रीप। और बाकी सब आते हैं किसमें, फास्ट मास मूवमेंट में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ शील्ड, ये भी नहीं करना। द रीजन बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग अवे ऑफ कॉन्टिनेंट, तो पिछले लेक्चर में देखे थे कि रीजन क्या होता है बिहाइंड ड्रिफ्टिंग अवे ऑफ कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट हमारे ड्रिफ्ट करते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दिया था, और इसके पीछे फोर्स रिस्पांसिबल होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी बोल सकते हैं, प्लेट का जो मूवमेंट होता है। प्लेट का मूवमेंट क्यों होता है, कन्वेक्शन करंट डेवलप होते हैं, वो क्यों डेवलप होते हैं, सो दैट बिकॉज वहाँ पे रेजिडुअल हीट और रेडियो एक्टिविटी है। एक्सोजेनिक जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूड, एक्सोजेनिक प्रोसेस में क्या आएंगे आपके, तो दो तरह के पढ़े थे, एंडोजेनिक जिसमें डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म आ रहा था, एक्सोजेनिक में आता है इरोजन, मास वेस्टिंग, वेदरिंग, तीनों आते हैं, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव। आसान है ये तो। आंसर इसका ब्लिज़ार्ड होगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ब्लिज़ार्ड क्या होता है, पोलर एरियाज में एकदम बर्फीले तूफान जो होते हैं ना, बर्फीले तूफान को ब्लिज़ार्ड बोलते हैं, ठीक है। और टोर्नाडो कुछ और नहीं, साइक्लोन होते हैं। जब साइक्लोन पढ़ेंगे तो इस टोर्नाडो, इस टाइफून वगैरह, ठीक है, टाइफून मेनली, नॉट टोर्नाडो, टाइफून वगैरह ये साइक्लोन ही होते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे आगे, डिफरेंट नेम्स हैं। टाइफून जो साउथ चाइना सी, जापान वाला जो एरिया, वहाँ पे साइक्लोन को टाइफून के नाम से जानते हैं। एंड इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय इंपल्स सच एज एन अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन इज कॉल्ड एज सिस्मिक वेव, टेक्टोनिक शिफ्ट, साउंड वेव या फिर एपिसेंटर। तो अर्थक्वेक वेव्स, क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे पीछे कि फॉल्ट लाइन के अलोंग जो प्रेशर रिलीज होता है तो उसको अर्थक्वेक वेव्स बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। और जहाँ पे रिलीज होता है उसको हाइपोसेंटर या फिर फोकस बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पॉइंट जहाँ पे वो सबसे पहले जाता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। आंसर सिस्मिक वेव्स होगा। सिस्मिक वेव्स हमने पढ़ा था, दो टाइप की होती हैं, एक बॉडी वेव्स और एक सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स दो तरह की, पी वेव, एस वेव। पी वेव प्राइमरी वेव आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ, सबसे पहले सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती है, सबसे पहले पहुंचती है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है। देयर रिजेंबल द साउंड वेव, साउंड वेव रिजेंबल करती है बिकॉज़ तीनों में ट्रैवल कर सकती है, बट सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, गैस में सबसे कम होती है। और एस वेव की अगर बात करें तो ये सेकेंडरी वेव होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल हो सकती है। पी वेव जो है, ये पी वेव जो है आपकी स्क्वीजिंग क्रिएट करती है, ठीक है, जहां से मूव करती है, एंड दे रिजेंबल दी, दे लाइक द लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एस वेव हमारी ट्रांसवर्स वेव की तरह होती है। सरफेस वेव जिनको लव वेव से एल वेव के नाम से जानते हैं, तो सरफेस वेव सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और सबसे आखिर में पहुंचती है, ठीक है। एपिसेंटर वही होता है, भूकंप ये जहां से ओरिजिन है उसको हाइपोसेंटर, इसके जस्ट ऊपर जो पॉइंट होता है एपिसेंटर बोलते हैं उसको। द इरोजन टोपोग्राफिकल फीचर्स आर फॉर्म थ्रू, जो क्षणात्मक स्थलाकृतियां विशेषताओं का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तुमने पढ़ा था कि जो बिल्डिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, एंडोजेनिक की वजह से होती है, डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म। बट जो क्षरण होता है, वेदरिंग होता है, ये एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा, ठीक है। व्हाट इज द स्केल ऑफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी, तो दो स्केल पढ़ी थी अर्थक्वेक में। वेव्स के लिए सिस्मोग्राफ होता है, वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मर्कैली स्केल का यूज करते हैं, और मैग्नीट्यूड का मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अर्थक्वेक इंटेंसिटी सिस्मिक स्केल। चलो सिस्मिक स्केल यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं बिकॉज सिस्मो वर्ड इज एसोसिएटेड विद, बट एक्चुअल में अगर इंटेंसिटी की बात करें तो मर्कैली स्केल से। ब्यूफोर्ड जो स्केल है वो विंड, स्पीड और डायरेक्शन दोनों को मेजर करने का काम करती है, ब्यूफोर्ड स्केल, ठीक है। व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, भूकंप का कारण क्या होता है, तो भूकंप का कारण ये होता है कि फॉल्ट लाइन के अलोंग प्रेशर रिलीज होता है, और वो प्रेशर वेव्स के फॉर्म में रिलीज होता है, जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा। तो क्या आंसर होगा, फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ साइक्लोन, कोई लेना देना नहीं है, मूवमेंट ऑफ प्लेट ऑफ द अर्थ व्हिच फ्लोट ऑन द हॉट वोल्केनिक मैंटल बिलो अर्थ सरफेस, और हॉट वोल्केनिक मैंटल को क्या बोलते हैं, जरा बताइए कमेंट में जल्दी से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अच्छा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं होती है। और सभी लोग भाई स्ट्रेट सीधा बैठ जाएंगे, डीप ब्रीथ ले लेंगे, पानी रखा करिए पास में, पीते रहा करिए, बॉडी हाइड्रेटेड रखा करिए, है ना। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, हमें पता है, खाना ना भी रख के बैठते हैं एकदम, है ना, पूरा इंतजाम बना के, तो इतना भी नहीं कि नींद आ जाए। नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, इफेक्ट क्या मतलब अर्थक्वेक की वजह से एवलांच आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब बर्फ है, भूकंप है तो बर्फ गिरेगी नहीं क्या, लैंडस्लाइड, ठीक है, लैंडस्लाइड भी अर्थक्वेक के बाद लैंडस्लाइड हो सकती है, जरूरी नहीं कि अर्थक्वेक की वजह से ही हो, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है। सुनामी हमने पढ़ा था कि अगर समुद्र के नीचे ये अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, यानी उसके नीचे से अर्थक्वेक जो है उसका हाइपोसेंटर समुद्र में हो, टाटिसी में हो, तो वेव्स जो है वो सुनामी, हार्बर वेव्स जिनको बोलते हैं, उसके थ्रू ट्रैवल करेंगे। ऑब्वियस बात ये है कि इफेक्ट है। बारिश का अर्थक्वेक से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लिक्विफैक्शन वही कि जो एक तरह से अर्थ फ्लो मड फ्लो पड़ा था ना, वही लैंडस्लाइड, वही लिक्विफैक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर होगा, हेवी रेनफॉल का कोई लेना देना नहीं अर्थक्वेक से। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज, सतह पर भूकंप के केंद्र के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं एपिसेंटर। हाइपोसेंटर इसके ऊपर है, एपिसेंटर। मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइंस कैन कॉज मूवमेंट अलोंग फॉल्ट लाइन, अगर बात करें इसको बोलते हैं अर्थक्वेक। 15 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आज होंगे नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपके बैक पेन कम हुई, टाइनॉट लेने बोला था, क्या लेने बोला था, टाइनॉट, टाइनॉट क्या होता है, टाइनॉट तो नहीं बताया, तुम कुछ और बताया था उस दिन शायद। हाँ, थोड़ा सा तो कम हुआ, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, पता नहीं क्यों, लंबा ब्रेक चाहिए बस के लिए, जबकि अभी ले नहीं सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए स्मॉल अर्थक्वेक्स इन अंडरग्राउंड caves and mines which are caused by the seismic waves produced by the eruption of rock on the surface. Which of the following is considered as a small earthquake in underground caves and mines which are caused by the
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, वोल्केनिक अर्थक्वेक तो नहीं होगा, रिजर्वायर इंड्यूस्ड। तो रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है, जलाशय प्रेरित भूकंप। फिर क्लास 6 बजे कर दीजिए, क्लास 6 बजे नहीं हो पाएगी भाई, एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्मॉल अर्थक्वेक्स इन अंडरग्राउंड केव्स एंड माइंस which are caused by the seismic waves produced by the eruption of rock on the surface। तो इनमें कितने से होगा, इसमें मेरे हिसाब से कोलैप्स वाला होना चाहिए, ठीक है, कोलैप्स कर रहा है ना माइन, जो एक तरह से अंडरग्राउंड केव है वो कोलैप्स कर रही है, तो कोलैप्स अर्थक्वेक होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वायर इंड्यूस नहीं, रिजर्वायर इंड्यूस तो तब होगा जब रिजर्वायर बनेगा, तभी तो होगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा यहाँ पे। डैश आर बिल्ड, जैसे आपने अभी सुना होगा ये हरदा में, मध्य प्रदेश में हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में कितनी जोर का, आपने आई थिंक सबने देखा होगा, कितना भयावह है, मतलब होता इतना भयानक भयंकर था कि लोग बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था ज़मीन हिल गई है, भूख मतलब क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। तो बिल्कुल अर्थक्वेक जो है वो नेचुरल रीजंस की वजह से, ज़रूरी नहीं कि प्लेट की स्लाइडिंग की वजह से ही अर्थक्वेक आए हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आर्टिफिशियल वजह से भी आ सकते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक बोलते हैं इनको। जैसे कोयना डैम है ना, कोयना रिवर पे, तो महाराष्ट्र में, तो जब वो बना था तो तब भी अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जैसे कि आप डायनामाइट है, डायनामाइट से चट्टान को तोड़ रहे हो, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है कि छोटे लेवल का ही अर्थक्वेक आया हो, वो पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की वजह से। 14th, डैश आर बिल्ड अप बाई दी लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। तो लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, तो क्या बनते हैं, वोल्केनोज, फॉल ब्लॉक माउंटेन्स, इरोजनल माउंटेन्स या फिर प्लेट्यूज। तो सही आंसर होगा यहाँ पे वोल्केनोज, ऑप्शन नंबर ए। 100 मंथ का अपग्रेड लिंक अनलॉक करवा दीजिए, ठीक है, करवा देंगे भी, ठीक है, आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म भी कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स ऑन अर्थ द इरप्टेड मेटल इज टिपिकली लिक्विड रॉक नोन एज। तो लिक्विड रॉक क्या होती है, लावा होती है जो बाद में सॉलिडिफाई होकर इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान बन जाती है। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल बताइए जल्दी से, मैंने आपको याद करवाया था कैसे, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। मेटामॉर्फिक के क्या एग्जाम्पल हैं, मेटामॉर्फिक के मार्बल, क्वार्ट्जाइट, चेस्ट, ये एग्जाम्पल है उसके। ग्नाइस, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये मेटामॉर्फिक एग्जाम्पल है, मार्बल, ठीक है, ग्नाइस, ठीक है, चेस्ट, क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज नहीं क्वार्ट्जाइट, ठीक है। और सेडिमेंट्री के लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, ये सब इसके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स किसके, सेडिमेंट्री के, ठीक है। चलिए, तो अच्छा एक क्वेश्चन चलो आखिरी और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ। तो ये भी हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ वोल्केनो में, कि कॉम्पोजिट वोल्केनो में ये हमें पता होना चाहिए कि ये सबसे गाढ़ा होता है, सबसे विस्कस लावा इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, विस्कस लावा सबसे। विसियस और विस्कस में अंतर होता है, ध्यान रखना। विसियस का साइकिल का मतलब होता है कुचक्र, है ना, कि जैसे आपने आज मान लो कि पढ़ाई नहीं करी, आपने सुबह उठ के मोबाइल चला लिया, ठीक है, अब तूने मोबाइल चला लिया, तुमको रिग्रेट हुआ, तो रिग्रेट की वजह से नहीं पढ़ पाए। अब जब रिग्रेट हुआ, तुम्हारा इतना दिन वेस्ट हो गया, तुमने और नहीं पढ़ा, तुमने और मोबाइल चलाया जिसकी वजह से रिग्रेट को बुलाने के लिए, तो फिर नहीं पढ़ाई हो पाई, तो इसको बोलेंगे कुचक्र, विसियस साइकिल, ठीक है, उस विसियस साइकिल में आप फंस गए। तो कॉम्पोजिट जो होता है वो विस्कस का मतलब गाढ़ा होता है, जैसे जो शहद होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है पानी से, नहीं ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस वोल्केनो में क्या होता है, सबसे कम विस्कोसिटी होती है लावा की, बहुत मतलब होता है, जो कम विस्कस होता है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। आंसर होगा कैल्डेरा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए भाई, तो इसके बाद और ये आप कर सकते हैं, बिकॉज अभी पढ़ाया तो नहीं मैंने, इसका आंसर तो बैरन होगा, लेकिन अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है, कितने 25 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपके लिए 7 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। चलिए, थैंक यू सभी को। बाकी अब किसी का, हाँ, नंबर पूछ रहे थे, ये नंबर मेरा नहीं है, ठीक है, बट इसमें क्वेरी नंबर है।